हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति। ये हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है, आगे चलकर ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरी चीज़, जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टॉपिक को ज़रूर से पढ़ें, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी हैं, इसलिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, जो भी डेट्स हैं, जो भी फिलोसफर या किंग होंगे उनको ध्यान में रखना। बस इतना समझो कि आज आपको पता है डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर राष्ट्रपति होते हैं किसी भी देश में, एक प्रथम नागरिक के रूप में जो भी कि देश को कंट्रोल करते हैं, देश को चलाते हैं अलग अलग मंत्रिमंडल के ज़रिए। तो ये प्रधानमंत्री हुए कैसे, क्योंकि हम जानते हैं पहले के ज़माने में राजा हुआ करते थे। इस राजा के टॉपिक को हटा के प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया? कोई भी राजा क्यों हटेगा? वो क्यों चाहेगा कि हाँ हमारे देश में प्रधानमंत्री हो? कोई अपना अच्छा जीवन क्यों छोड़ेगा? तो कुछ ना कुछ हुआ होगा कि राजा को हटाया गया होगा और प्रधानमंत्री वाले सिस्टम को स्टार्ट किया होगा। तो फ्रांस की क्रांति यही चीज़ है। आप इस पूरे सिस्टम में देखोगे कि यही चीज़ समझ में आएगी कि हाँ इसमें हुआ क्या था। फ्रांस की क्रांति है क्या, व्हाट इज़ इट? तो पहले तो फ्रांस में सब कुछ सही सही चल रहा था, बट 1789 से पता नहीं क्या स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी और ये चला 1799 तक, यानी कि कुल कुल 10 साल। इसमें कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसमें फ्रांस में कई सारी चेंजेस हुए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो। इसमें कई सारे पॉलिटिकल चेंज आए, सोशल चेंज आए और इससे मॉडर्न वर्ल्ड पर काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट पड़े। इसमें मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, यानी कि राजा का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से, और जो फ्रांस है वो रिपब्लिक बना। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, अंततः क्या हुआ, नेपोलियन फिर से डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। मतलब नेपोलियन फिर से तानाशाही स्टार्ट कर दी। जो जिस चीज़ को ख़त्म किया गया था वो फिर से स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले इसके देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति क्या थे, हमने देख लिया। अब इसके कारण क्या थे वो देखते हैं। इसके बाद में जो भी इवेंट्स हुए हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो कई सारे कारण थे, लेकिन जो हिस्टोरियन है वो मेनली 4 रीजन्स बताते हैं इसके फ्रेंच रेवोल्यूशन के। पहला जो रीजन है वो है पॉलिटिकल रीजन, वहाँ की जो सरकार कैसी थी, मतलब राजा कैसे थे। दूसरा रीजन है सोशल, जो समाज है उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी। थर्ड रीजन है इकोनॉमिक, सरकार के मतलब सॉरी राजा के पास कितना पैसा था, या फिर उस फ्रांस में पैसे की क्या हालत थी। चौथा कारण है इंटेलेक्चुअल, उस टाइम पे विद्वानों ने अपना क्या प्रभाव जमाया, क्या फिलोसफर्स ने उस टाइम पे क्या किया। इसमें हम एक एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल से स्टार्ट करते हैं। उस टाइम में राजा कैसे थे। तो फ्रांस में उस टाइम पे बर्बन डेस्पोट्स थे, मतलब बर्बन वंश के शासक थे। जैसे अपने यहाँ मुगल वंश चलता था, उसमें मुगल शासक होते थे, ऐसे ही वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी थी एक, उसके राजा हुए थे। तो लुइस 14 से स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले भी कई सारे राजा हुए। लुइस से इनका पहला नाम स्टार्ट होता है। तो लुई 14 1643 में जन्म हुआ था, 1715 में इनके डेथ हुआ था। ये एब्सोल्यूट डेस्पोट थे, निरंकुश तानाशाह थे। सारा कंट्रोल मतलब सारा पावर अपने पास रखते थे, पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रखा था। मतलब अपने से ज़्यादा पावर किसी को नहीं दे रखा था और जो मर्जी वो करते थे, इसीलिए इनको एब्सोल्यूट डेस्पोट बोला गया है। इनके टाइम में कई सारे युद्ध हुए। इससे क्या हुआ, युद्ध होने से फ्रांस कर्ज में डूब गया। तो ये थे लुइस 14। इसके बाद में जो नेक्स्ट राजा थे वो आते हैं, मतलब लुई 14 के जाने के बाद लुई 15 आते हैं। ये 1715 में जन्म होता है इनका, और 1704 मतलब सॉरी जन्म नहीं होता है, 1715 में राजगद्दी पर बैठते हैं और 1774 तक रहते हैं। इनके टाइम में एक 7 ईयर वार्स हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। इसमें इंग्लैंड जीत जाता है, तो इससे क्या होता है, फ्रांस कर्ज में डूब जाता है। और ये अच्छे शासक भी नहीं थे, गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे।
और इसके बाद में आते हैं लुई 16, इस फ्रांस की क्रांति में सबसे मेन हीरो, या कह सकते हो मेन किरदार। 1774 में ये गद्दी पर बैठते हैं। इनका जन्म तो हुआ था 1754 में, और 1754 के बाद टाइम बीतता है, 1770 में इनका जन्म हो जाता है मैरी एंतोनेट से। मैरी एंतोनेट कौन थी? तो ऑस्ट्रिया की सम्राज्ञी मेरिया थ्रेसा की पुत्री थी, बेटी थी मैरी एंतोनेट। लुइस 16 को 1774 में क्राउन पहनाया जाता है, ताज, मतलब गद्दी पर बैठाया जाता है, क्योंकि लुइस 15 की डेथ हो जाती है। और 1788 में ये स्टेट जनरल को बुलाते हैं। अभी बस आप धीरे धीरे समझ लीजिए, इनका अभी तो बायो चल रहा है कि इनके टाइम में क्या क्या हुआ, आगे सारी चीज़ें समझ पाएंगे आप। 1789 में ये स्टेट जनरल को वर्साइल्स में बुलाते हैं, और 1789 में ही अक्टूबर के महीने में इनको मतलब ये राजा को और रानी को, मतलब रॉयल फैमिली को पेरिस में ले जाया जाता है रहने के लिए फोर्सफुली। पहले वर्साइल्स में रहते थे, लेकिन फोर्सफुली लोग ज़बरदस्ती करके इनको पेरिस में ले जाते हैं। आगे आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। 1791 में ये पेरिस को छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं, और नवंबर के महीने में 1792 में मोनार्की ख़त्म कर दी जाती है, मतलब राजतंत्र शाही, राजा को हटा ही दिया जाता है, मार दिया जाता है। मारा नहीं जाता, मतलब उस टाइम पे 1792 में केवल मोनार्की हटाई जाती है, राजतंत्र को ख़त्म कर दिया जाता है। 1792 में ही दिसंबर के महीने में लुइस पर ट्रायल चलता है, केस चलता है। 1793 में 21 जनवरी को इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, गिलेटिन कर दिया जाता है। इनके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। तो ये वेल इंटेंशन्ड थे, मतलब ये अच्छी सोच वाले थे, ये चाहते थे कि समाज का भला हो, फ्रांस आगे बढ़े, लेकिन ये उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये सारी चीज़ें खुद कर सकें। ठीक है। और सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड यार, यस। और जब भी ये डिसीजन लेते थे तो उससे पीछे हट जाते थे। इनके टाइम में जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसमें फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था, और इससे फ्रांस को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ये खुद कर्ज में ही डूब गया लुई 16 के टाइम में। तो ये हो गए। और इनका आप देखिए ये कौन सी जगह रहते थे, तो ये वर्साइल किले में रहते थे। इसको ये पैलेस है, वर्साइल पैलेस, इसमें रहते थे। बहुत शानो शौकत की ज़िंदगी जीते थे, बहुत आरामदायक ज़िंदगी। और आप इसको देख सकते हैं कैसे अंदर से था। इसको आप इसको उस टाइम पे मिरर ऑफ हॉल बोला जाता था, सॉरी, हॉल ऑफ मिरर, सॉरी। तो इस तरीके से राजा थे। आप समझ गए ये लोग कैसे थे। तो ये तो था पॉलिटिकल कॉज। सोशल कॉज क्या था? सोशल कॉज मतलब समाज कैसे बटा हुआ था, समाज में टैक्स कैसे भरे जाते थे। तो समाज मेनली 3 पार्ट में डिवाइड था, मतलब 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे। पहले को बोला जाता था फर्स्ट स्टेट, मतलब उसमें क्लर्जी लोग आते थे। क्लर्जी मतलब धार्मिक, कैथोलिक चर्च के लोग, धार्मिक लोग, क्रिश्चियन लोग ऐसे कह सकते हो, मतलब धार्मिक लोग आप सीधा सा कहिए, जिसमें बिशप्स आते थे, मोंक्स, नन्स, लोअर क्लर्जी। सेकंड स्टेट जिसमें नोबेल्टी लोग आते थे, मतलब सामंत लोग, जमींदार लोग, 3.5 लाख इनकी जनसंख्या थी अप्रोक्स। और इन दोनों के अलावा जितनी जनसंख्या बचती थी वो लोग थर्ड स्टेट में आते थे, यानी कि एवरीवन एल्स। धार्मिक लोगों को छोड़ दो, सामंत लोगों को छोड़ दो, बाकी जितने, चाहे वो डॉक्टर हों, लॉयर हों, किसी तरीके का व्यापारी हो, या किसान लोग हों, वो सारे लोग थर्ड स्टेट में आते थे। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। यही सबसे मेन कारण था इस रेवोल्यूशन का। केवल थर्ड स्टेट के लोग ही कर देते थे, मतलब टैक्स देते थे। यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि कौन कौन तरीके से टैक्स थे। तो यहाँ पे टैक्स के नाम दिए गए हैं, टैक्स किस तरीके से थे यहाँ पे दिया गया है ये सारा चीज़। ठीक है। और वो टैक्स किस तरीके से थे और किनको वो टैक्स देने पड़ते थे। एक था टाइल टैक्स, जो भूमि कर था, और यही सबसे मेन टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स था, इसको देना पड़ता था
पैसे मतलब ज़मींदार को देने पड़ते थे, ज़मींदार राजा को या फिर सरकार मतलब उस टाइम पे राज्य को देता था। तो इसको धीरे धीरे समझ लेना। इसमें मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि इनकम पर 5% टैक्स लगता था, थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। और पोल टैक्स एक होता था, ये भी डायरेक्ट टैक्स था, ये सेकेंड और थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। एक नमक पर कर लगता था, ये भी ये इनडायरेक्ट था, मतलब नमक पर टैक्स लगाया जाता था। जो भी खरीदता था वो नमक खरीदने के साथ ही उसका टैक्स दे देता था, तो ये अप्रत्यक्ष कर था, ये सबको देना होता था। और टैक्स था फूड और ड्रिंक पर, इनडायरेक्ट टैक्स था। गुड्स और जो भी उस शहर में जो भी सामान जा रहा है उस पर भी टैक्स लगता था। और भी क्या दिक्कतें थी, और फ्रेंच सोसाइटी पर जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके इफ़ेक्ट क्या हुए। अब इन तीनों कैटेगरीज़ को, जो समाज तीनों कैटेगरीज में बटे थे, उनके अंदर भी कुछ लफड़े थे। जैसे फर्स्ट स्टेट मतलब चर्च में क्या दिक्कत है, चर्च वाले लोगों को, तो उनमें जो कुछ लोग जो अपर क्लर्जी थे, मतलब ऊपरी लोग, जैसे ये था चर्च के लोग, फर्स्ट स्टेट, इसमें कुछ ऊपरी लोग थे, कुछ नीचे लोग। ऊपर के लोगों को तो आराम मिलता था, लेकिन नीचे के लोगों को कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं मिलती थी, तो उनको प्रॉब्लम हुआ। फिर टैक्स देने में कुछ लफड़ा हुआ सेकंड स्टेट के लोगों को आपस में ही। थर्ड स्टेट के लोगों में, थर्ड स्टेट के लोग को बुर्जुआसी कहा जाता। बुर्जुआसी उन लोगों को कहा जाता था जो लोग पढ़ लिख कर थोड़ा आगे निकल गए हैं, थर्ड स्टेट के लोग, उनको बुर्जुआसी बोला जाता था। लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको पॉलिटिकल कोई भी नो पॉलिटिकल रोल दिया गया, मतलब उनको कोई ऊंची पद नहीं दी गई ताकि वे लोग समाज का कुछ भला कर सकें। और थर्ड स्टेट के लोगों से ही ज़्यादातर टैक्स का पैसा वसूला जाता था। असल में पूरा पैसा तो उन्हीं से वसूला जाता था। तो तीनों कैटेगरीज लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ और यही फ्रांस के ऊपर बोझ बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस इमेज को समझ लेते हैं। इसमें देखिएगा तो एक नीचे आदमी है और इसके ऊपर पत्थर है, मतलब इसके नीचे दबा हुआ है और इस पे दो लोग हैं। कौन सा ये चित्र क्या दर्शाना चाहता है, तो ये चित्र ये बताना चाहता है कि ये थर्ड स्टेट के लोग हैं और इन थर्ड स्टेट के लोगों पर ये फर्स्ट स्टेट के लोग मतलब पादरी लोग और सेकंड स्टेट के लोग मतलब जमींदार या सामंत लोग अपना अपना टैक्स लाद रहे हैं। ये पत्थर जो है ये इन दोनों के द्वारा लगाया गया टैक्स है, जिसके नीचे भी थर्ड स्टेट के लोग दबे जा रहे हैं। एक तो राजा को तो टैक्स देना ही पड़ता है, साथ में ये दोनों लोग भी टैक्स वसूलते थे इन लोगों से। चर्च के लोग कैसे वसूलते थे, धार्मिक कर लेते थे, जिसको टाइद बोला जाता था। टाइल अलग चीज़ है। टाइल जो है राज का कर था और टाइद चर्च का कर्ज था, सॉरी कर था, टैक्स था। तो नो टैक्स ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, इन दोनों पे कोई टैक्स नहीं था राज के द्वारा। इनको जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था कि आप लोगों को टैक्स नहीं देना है। इनकी जो नोबिलिटी लोग हैं यानी कि सेकेंड स्टेट के लोग, इनकी लग्जरी लाइफ होती थी, लेविश लाइफ स्टाइल होती थी। और 18th सेंचुरी में फ्रांस जो है अपने हाई पॉइंट पर था। थर्ड स्टेट के लोग जो है कई सारे टैक्स के तले दबे जा रहे थे और जो मिडिल क्लास के लोग पढ़े लिखे होते थे, जो भी डॉक्टर वकील, उनको बुर्जुआसी बोला जाता था और आगे चलकर रेवोल्यूशन में यही सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। जो शहरी काम करने वाले लोग हैं, कारीगर थे, उनकी और भी बुरी दशा थी। उनको सही से एक तो पैसे नहीं मिलते थे और साथ में ऊपर से बहुत सारा कर्ज था। तो ये तो हो गया सोशल कॉज। इसके बाद में आता है थर्ड, इकोनॉमिक कॉज। उस टाइम पे पैसों के मामले में क्या था, मतलब उस टाइम पे इकोनॉमिक्स कैसी थी फ्रांस की। तो आप सभी जानते हैं 1700 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या थी 2 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, कहीं कहीं पे 2.3 करोड़ भी है। तो क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, 1789 में पहुँच जाती है 2.8 करोड़। अब भाई जनसंख्या बढ़ी है तो लोग बढ़े हैं, मतलब उनको खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, रोज़गार चाहिए। अब ज़मीन तो उतनी की उतनी है, ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें खेती को बढ़ावा देकर, या फिर जैसे हरित क्रांति भारत में हुई तो फसलों का उत्पादन बढ़ा,
तो या फिर फ्रांस की वैसी सोच समझ होनी चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि फ्रांस में युद्ध चल रहे थे उस टाइम पे, इस सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। तो फिर इकोनॉमिक्स कैसे सुधरेगी जब फसल ही नहीं होगा? तो होता क्या है, जो युद्ध के टाइम पे जितना भी कर्ज लिया था उसका जो ब्याज है वो और बढ़ जाता है। जो जिन देशों से लिया था ब्याज, सॉरी कर्ज, वो ये लोग और एक्स्ट्रा ब्याज मांगने लगते हैं 10% बढ़ा करके। जो भी बजट बनाया जाता है कि ये चीज़ सुधार करेंगे फ्रांस में, मतलब बजट जो बनता है कि ये चीज़ हम विश्वविद्यालय पर लगाएंगे, पढ़ाई शिक्षा में, फसल पर, मतलब किसानों को जो भी बजट बनता है उसका आधा भाग तो केवल कर्ज निपटाने में चला जाता है, जो भी ब्याज निपटाने में चला जाता है। आधा से आधा मतलब 50% बजट। उस टाइम पे सर्दी का मौसम होता है वो और भी बेकार हो जाता है। जो भी फसल थे उस टाइम पे ख़राब सर्दी के मौसम के कारण ख़राब हो जाते हैं। अब जब फसल ही नहीं होगी तो जो अनाज हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, और जब दाम बढ़ेंगे तो भुखमरी आ जाएगी जब लोगों को अनाज ही नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होता है, किसान लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और जो आम लोग हैं वो भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि राजा जो है अपने महल में शानो शौकत से जी रहा है, उसको परवाह ही कोई नहीं है कि लोग कैसे मर रहे हैं। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल कॉज। सिंपल से समझो, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक। बौद्धिक कारण क्या थे उस टाइम पे, विचार कैसे थे? तो उस टाइम का के एज को एज ऑफ एनलाइटमेंट बोला जाता है। उसमें साइंस और फिलोसफी का डेवलपमेंट होता है, साइंस भी आगे बढ़ती है, फिलोसफी में भी कई सारे विचार रखा जाते हैं। रैशनल थिंकर्स होते हैं, मतलब वह हर एक चीज़ को नहीं मान लेते हैं कि जो भी आपने बोल दिया अंधभक्तों की तरह मान ले, वह हर एक चीज़ पर क्वेश्चन करते हैं। थिंकर्स हुए, फेमस थिंकर्स हुए उस टाइम पे, फिलोसफर्स हुए कई सारे। उनमें से कई सारे नाम हैं, आप देख सकते हो। जॉन लॉक एक हुए, एक जे रूसो आप बोल सकते हो इनको शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने एक बुक लिखी पीपुल्स सॉवरेनिटी। एक दूसरे हुए इमैनुअल कांट, ये काफ़ी फेमस हैं। एक हुए मोंटेस्क्यू, इन्होंने चर्च और स्टेट के सेपरेशन के बारे में बात की कि स्टेट के काम में चर्च को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वोल्टेयर एक थे, इनके कई सारे कोट्स हैं, काफ़ी फेमस कोट्स हैं। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर बात की है, उस पर विचार दिए हैं, उस पर बुक्स लिखी हैं और अपनी आवाज़ को जनता तक फैलाई है। इन लोगों के विचार कैसे जनता तक फैलते थे? तो ऐसा समझो कि जो नाई का दुकान होता है, सैलून की दुकानें होती हैं, टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ पे लोग जाके बातचीत करते थे, किताबें ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे। कई सारे अनपढ़ लोग भी होते, तो उन तक कैसे विचार पहुँचे? तो जो पढ़े लिखे लोग होते थे वे अखबार को, किताबों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे ताकि लोग समझ पाएँ। तो सबसे पहले इन्हीं बुद्धिजीवों ने ही ये सवाल करना शुरू किया राजा से। इंटेलेक्चुअल स्टार्टेड टू क्वेश्चन द किंग राइट्स टू रूल। उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि राजा का क्या हक बनता है कि हम पर राज करे, क्योंकि राजा जो उस टाइम पे थे वही कहते थे कि हमें ईश्वर ने भेजा है ताकि हम लोगों को न्याय दे सकें, लोगों पर शासन करें और लोगों को जीने की तरीके समझाएं। ऐसा राजा लोग कहते थे प्रजा से, मतलब जनता से। ये लोग सवाल किए कि भगवान ने इन्हें ही क्यों मैंडेट किया है कि आप ही शासक बनेंगे, आप में क्या ऐसी खूबी है जो हम में नहीं है? और इसमें कैथोलिक चर्च का क्या है हाथ की आपको हर एक चीज़ में हस्तक्षेप करती है, आपको सलाह देती है? कैथोलिक चर्च आपसे अलग क्यों नहीं रहती? विचारकों की ये बातें न्यूज़पेपर्स, बुक्स और सैलून डिस्कशंस से फैलती थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे किस तरीके से विचार किए जाए। यहाँ पे एक कह रहा है कि नमक पर भी बहुत सारा टैक्स है, जबकि जो हम नमक खरीदते हैं वो रोटन होता है और धूल से भरा हुआ होता है। एक कहता है जो नोबिलिटी लोग हैं, सामंत हैं, वही ऑफिसर क्यों बनते हैं, हम लोग क्यों नहीं बनते? एक कहता है कि नोबल्स मतलब सामंत लोग और प्रीस्ट को टैक्स पर छूट क्यों दिए गए? ऐसे सवाल ये लोग करते थे और ये ज़रूरी भी था। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए, पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज
और इंटेलेक्चुअल कॉज, मैंने चारों चीज़ें बता दी। तो आगे का लफड़ा अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन कहानी की क्या क्या इवेंट्स हुए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है, इसको समझ लीजिए। 1614 में पहली बार जनरल स्टेट को बुलाई गई थी, क्योंकि 1789 में बुलाई गई। इससे पहले 1-2 साल पहले नहीं बुलाई गई थी, सीधे 1614 में ही बुलाई गई थी। इससे पहले की बात करते करें अगर स्टेट जनरल को वर्साइल में बुलाया गया हो किसी चीज़ पर डिस्कशन करने में, राजा जब बुलाया हो, तो अगर हम 1789 से जोड़े तो लगभग 165 साल पहले बुलाया गया था। ठीक है, 1614 के बाद 1756 से 63 का महीना आता है, साल आता है। इसमें 7 वॉर्स होते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 1774 में लुइस 16 को ताज पहनाया जाता है, गद्दी पर बैठाया जाता है। 1778 को क्या होता है, फ्रांस जो है अमेरिका का मदद करता है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस मदद करता है। किस लिए मदद करता है, इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो 7 वॉर हुआ था उसमें फ्रांस हार गया था, इसलिए। 1781 से 1787 तक तो इकोनॉमिक क्राइसिस चलती हैं, कई सारे फसल बर्बाद होते हैं, किसान गुस्सा हो जाते हैं। 1789 में स्टेट जनरल फिर से बुलाता है राजा, किस लिए, टैक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाती हैं। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए टैक्स बढ़ाने की सलाह देता है राजा का जो सलाहकार होता है, उसका नाम नेकर होता है। ठीक है, NECKER। तो स्टेट जनरल 1789 में बुलाया जाता है। 1789 से 91 के बीच में एक नेशनल असेंबली बनती है, मतलब समझो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली एक सभा। उसके बाद में 1791 से 92 के बीच में एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है, ये भी मतलब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। 92 से 95 के बीच में नेशनल कन्वेंशन बनता है और ये भी नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। और इसी बीच में एक साल को, यानी कि 1793 से लेकर 1794 के बीच में का जो एक साल होता है उसको राइन ऑफ टेरर बोला जाता है। आगे पता चलेगा सारी चीज़ें ये सब हैं क्या, आखिर ये सब कौन से बकवास हैं। और 1795 से 98 के बीच में डायरेक्टरी रूल होता है, इसमें भी एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, नए तरीके से सरकार गठित की जाती है। 1799 में नेपोलियन आ जाता है, पहले तो वो तीन लोगों को रखता है, उसके बाद में खुद को सम्राट बना लेता है। तो ये टाइमलाइन थी, ये समझो बस इतना कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते हैं। यहाँ पे स्टेट जनरल होता है, इससे पहले का लफड़ा आप समझ चुके हो थोड़ा बहुत, आगे हम यही सब देखेंगे। तो समझो इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी हैं फ्रांस में, तो जो लुइस 16 हैं वो अपने सलाहकार से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सलाहकार कहता है हमें स्टेट जनरल बुलाना चाहिए और हमें टैक्स बढ़ा देना चाहिए। टैक्स देगा कौन, केवल 3rd स्टेट के लोग, 1st और 2nd वाले को तो छूट मिला ही है। तो राजा जो है बुलाता है ठीक है स्टेट जनरल को और टैक्स बढ़ाने की बात करता है। ये सारी चीज़ें आप पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो। स्टेट जनरल बुलाई जाती है 5 मई को। स्टेट जनरल का मतलब आप तीनों ये समझ लीजिए कि तीनों कैटेगरी के लोग के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब सभी लोग नहीं, तीनों कैटेगरी के लोग अपने अपने द्वारा चुने हुए लोगों को भेजते हैं स्टेट, उनको तीनों को एक साथ स्टेट जनरल बोला जाता है। या तो अगर एक को बोलना है तो उनको या तो 1st स्टेट बोलो, 2nd को 2nd स्टेट, 3rd को 3rd स्टेट। अगर एक साथ बोलना है तो उसको स्टेट जनरल बोला जाता है। तो स्टेट जनरल को 5 मई 1789 को बुलाया जाता है वर्साइल्स में, और ये एक सुपर पार्लियामेंट होती है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ में। तीनों स्टेट के लोग होते हैं, मतलब तीनों स्टेट के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये 175, सॉरी मैंने 165 बोला था आगे, सॉरी, ये 175 साल बाद बुलाई जाती है। मैंने टाइमलाइन में आपको बताया था कि 1614 में एक बार बुलाई गई थी, उसके बाद में सीधे 1789 को, यानी कि टोटल 175 साल बाद बुलाई गई। एजेंडा क्या था, तो मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब टैक्स बढ़ाना है इसमें। तीनों स्टेट से डेलीगेट्स जो आए थे, 1st स्टेट में 300 लोग आए थे, 2nd स्टेट में 300 लोग और 3rd स्टेट में 600 लोग। यहाँ पे हो जाता है एक लफड़ा, सुनो लफड़ा होता क्या है।
जैसे कोई भी बात हो, जैसे राजा ने कहा कि हमें कर बढ़ाना चाहिए या नहीं, तो ये जो 300 300 और 600 लोग हैं, 300 लोग ये कहाँ से थे? फर्स्ट स्टेट के लोग थे, मतलब चर्च वाले। सेकंड स्टेट मतलब सामंत लोग। थर्ड स्टेट मतलब वही किसान, वकील, इस तरीके के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, थर्ड स्टेट के लोग थे मतलब। तो जैसे इन लोगों का 300 लोग एक साथ वोट नहीं डालेंगे, इन लोगों में सब आपस में बात कर लेंगे कि हाँ बढ़ाना चाहिए कि नहीं, फिर जाके एक वोट डालेंगे। इनमें से केवल एक वोट डालेगा, इनमें से भी केवल एक वोट, और इनमें से भी कोई एक, केवल एक वोट। तो मान लीजिए कहते हैं राजा कि कर बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, तो इसका एक जवाब होगा येस या फिर नो। ठीक है, और टोटल 3 वोट पड़ने चाहिए। और यहाँ पे भी नो में भी अगर देखते हैं कैसे कैसे वोट पड़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं ये कहते हैं हाँ वोट पढ़ने चाहिए, सॉरी टैक्स बढ़ाना चाहिए, तो 2 वोट पड़ गए। इन लोगों ने कहा कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तो इन लोगों ने इसमें वोट नहीं डाला, तो मतलब इन्होंने नो में वोट डाला कि नहीं बढ़ाना चाहिए। अब बताइए कौन से लोग जीतेंगे? वही लोग जो 3 में से 2 लोग हैं, या फिर वही लोग जो 3 में से केवल 1 लोग हैं? जाहिर सी बात है जो जिनका वोट ज़्यादा होगा, यानी कि 3 में से 2 लोग जिधर हैं वही बात मानी जाएगी। तो दोनों लोग बोलते हैं हाँ टैक्स बढ़ाना चाहिए, और इनमें से ये लोग एक ही वोट इनका भी पड़ता है, तो ये लोग समझिए कहते हैं कि कर नहीं बढ़ाना चाहिए, फिर भी कर तो बढ़ेगा क्योंकि 2 वोट पड़ चुके हैं। तो इस बात से थर्ड स्टेट के लोग नाराज़ हो जाते हैं, ये मेन पॉइंट है। ये कहते हैं कि 300 वोट अगर इनका है तो 300 वोट इनका है, तो ये भी तो 600 वोट है, इसका तो 2 वोट होना चाहिए ना। 300 को 600 को 2 जगह डिवाइड कर लो तो 300 300 हो गया। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, आप इनका एक मतलब 300 का 300 वोट मानो, मतलब एक एक बंदा वोट डालेगा। ये भी 300 वोट डाल के हम 600 डालेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। तो इस तरीके से थर्ड स्टेट के लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक एक बंदे का एक एक मतलब एक एक वोट गिनना चाहिए। तो वोट को लेकर दिक्कत हो गई। ठीक है, राजा क्या करता है, थर्ड स्टेट के लोग को बाहर निकलवा देता है, ताला लगवा देता है। थर्ड स्टेट के लोग गुस्सा हो जाते हैं, और ये लोग टेनिस कोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। टेनिस कोर्ट में जो टेनिस खेल रहे थे उनको बाहर करते हैं, और अपने में ये लोग गुस्सा होके क्या बोल के आए थे कि हम लोग अब राजतंत्र को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन लाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। और ये टेनिस कोर्ट में आते हैं और यहाँ पर शपथ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग हैं थर्ड स्टेट के लोग, वहाँ ऊपर भी कुछ लोग हैं। मामला क्या होता है कि वोटिंग राइट्स में डेडलॉक हो जाता है थर्ड स्टेट का। नाराज़ हो जाते हैं थर्ड स्टेट के लोग कि हमारा वोट एक क्यों माना जा रहा है जबकि हमारी जनसंख्या तो बहुत है। और थर्ड स्टेट के लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर देते हैं। लुइस 16 जो है दरवाज़ा लॉक करवा देता है मेन हॉल के बाहर, नेशनल असेंबली को बाहर निकाल करके ताला लगवा देता है। थर्ड स्टेट के लोग टेनिस कोर्ट जाकर टेनिस कोर्ट शपथ लेते हैं उसमें, और वे लोग कहते हैं कि ये शपथ तब तक नहीं टूटेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। तो आपने देखा था 5 मई को बुलाई गई थी, तो मई का महीना के इसी तरीके से कैसे कटता है, और आगे आ जाता है जून। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा कि किस महीने में क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरे फ्रांस में फैलती हैं। जो किसान लोग हैं वो भी विरोध करना शुरू कर देते हैं अपने लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर। जो है अनाज गृह हैं उसको लूट लेते हैं, जो भूमि के रिकॉर्ड हैं उनको जला देते हैं। इस तरीके से इन लोगों के बीच में एक ग्रेट फियर हो जाता है, बहुत डर लगने लगता है इन लोगों को, फ्यूडल लॉर्ड्स को, कि सब लोग हमारे विरुद्ध हो गए हैं। और इस तरीके से पेरिस में रायोट्स होने लगते हैं, हड़ताल होने लगती हैं, लोग नेशनल असेंबली का सपोर्ट करने लगते हैं, और राजा के जो कार्य हैं उसका विरोध करने लगते हैं कि राजा ने कैसे डिसीजन लिए हैं, राजा ने कौन सा काम कर दिया, इसके विरोध करने लगते हैं। और जो नियम है, कानून है, उसे तोड़े जाते हैं।
सारे फ्रांस के लोगों के अंदर क्रांति की भावना उमड़ पड़ती है। सारे लोग क्रांति छेड़ देते हैं, सभी जगह विरोध होने लगते हैं। तो लुइस 16 जो है घबरा जाता है। सारे देश मतलब पूरे फ्रांस से जो सेना है उसे अपने पेरिस में बुलाता है और अपने वर्साइल के किले के बाहर लगा देता है ताकि कोई अटैक ना कर सके। जो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट स्टेट है मतलब उसमें अपर कलर्जी होते हैं, लोअर कलर्जी होते हैं। लोअर कलर्जी जो होते हैं उनका ज़्यादा इज्जत नहीं होता है, ज़्यादा उन्हें आराम की ज़िंदगी नहीं मिलती है। तो वे लोग उनमें से कुछ कलर्जी जो लोअर कलर्जी होते हैं वो थर्ड स्टेट के लोगों का साथ देने लगते हैं और जो जनता है वो भड़क जाती है लुइस 16 पर और वो बास्तिल के किले पर हमला कर देती है। तो इसी तरीके से जून का महीना बीतता है और जुलाई आ जाती है। तो 14 जुलाई को क्या होता है, बास्तिल का जो किला होता है इस पे अटैक किया जाता है। बास्तिल का जो किला है उसे जेल की तरीके से यूज किया जाता था राजा के द्वारा। पहले तो ऐसे किला था लेकिन बाद में इसे जेल की तरीके से यूज किया जाने लगा। यहाँ पर हथियार रखे जाने लगे, जो कैदी होते थे छोटे मोटे उन्हें रखा जाने लगा। ये रॉयल ऑपरेशन का सिंबल था एक तरीके से, मतलब जो भी राजा अपने निरंकुश काम करते थे उसका एक तरीके से प्रतीक था। तो लोगों को इससे घृणा थी और इस तरीके से बास्तिल जेल को लूटा जाता है लोगों के द्वारा और इसको तबाह कर दिया जाता है विरोधियों के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हो सब लोग हथियार लेकर खड़े हैं बास्तिल के किले के सामने और असल में इस पर अटैक किया जाता है हथियार लूटने के लिए। और एक चीज़ और फैक्ट है कि हर साल 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है 14 जुलाई को हर साल। पहले तो नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली ने क्या किया, उसने फ्यूडलिज़म ख़त्म कर दिया क्योंकि किसानों ने फ्यूडल्स के जो है विरोध किया था, उनके लैंड रिकॉर्ड्स जला दिए थे। तो नेशनल असेंबली ने फ्यूडलिज़म ख़त्म कर दी, सामंतवाद ख़त्म कर दिया कि आप लोग टैक्स नहीं वसूल सकते किसानों से। ऐसा नहीं है कि आप लोग हर ज़मीन के मालिक हैं, जिनका ज़मीन है उनको वापस कर दिया जाएगा। और नेशनल असेंबली ने ये भी घोषित किया कि अब सबको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए नेशनल असेंबली ने खुद को बाद में नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित कर दिया। मतलब अब ये नेशनल असेंबली संविधान बनाएगी, संविधान लिखेगी। तो उस टाइम पे बहुत से सामंत जो थे वो डर गए और अपना देश मतलब फ्रांस छोड़कर अपने पड़ोसी देशों में भाग गए, जैसे यूरोप में। इनको इमिग्रेस बोला जाता है, मतलब देश छोड़कर भागने वाले को इमिग्रेस बोला जाता है। और जो कलर्जी थे उनकी भी संख्या घटा दी गई 1/3, मतलब 300 में से 100 लोगों को हटा दिया गया। आप ऐसा समझिए कि 300 अगर कलर्जी हैं तो उनमें से 100 लोगों को हटा करके उनको सिविल ऑफिसर बना दिया गया कि आप जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा मतलब आप कोई अधिकारी ऑफिसर बन जाएंगे, सिविल ऑफिसर। इससे क्या हुआ, पोप एंग्री हो गए। पोप जो होते हैं वो चर्च में सबसे ऊंची पद पर होते हैं, तो वो नेशनल असेंबली से गुस्सा हो गए। लेकिन नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रही थी उसने क्या किया, जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी यानी कि पूरी तरीके से जो निरंकुश राजा थे उनको एक तरीके से उनके पावर को लिमिटेड कर दिया, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा तब राजा का जो पावर है वो कम हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें मानेंगे और राजा को भी मानना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिखा है, मोनार्की का मतलब राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र भी रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा, बस राजा उस तरीके से नहीं रहेगा जैसे वो पहले शासक था, अपने केवल मन का करता था। अब वैसा नहीं रहेगा, उसका पावर कम कर दिया जाएगा। तो संविधान समझिए बन रहा है, लेकिन तुरंत वो लोग क्या करते हैं नेशनल असेंबली वाले, वो लोग डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड ऑफ द सिटीजन्स निकाल देते हैं। जो पहला पेज होता है जिसमें कुछ राइट्स बताए गए होते हैं, वैसे तो इसमें
कुल 17 राइट्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को क्या बोला जाता है। यहाँ पे ऊपर भी लिखा है फ्रेंच भाषा में, इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। इसमें 17 टोटल 17, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो 17 राइट्स दिए गए हैं मैंस को और सिटीजन्स को उन नेशनल असेंबली द्वारा। एक तरीके से ये एक तरीके का स्टेटमेंट था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, मतलब बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फर्स्ट आप कह सकते हो चैप्टर था ये डिक्लेरेशन। और ये किस आइडिया पर बेस्ड था, तो इनलाइटमेंट जो विचारक लोग, थिंकर्स लोग अपने विचार दे गए थे उसी पर बेस्ड था कि लोगों को क्या राइट्स होने चाहिए, सिटीजन का क्या राइट होना चाहिए और उसको कैसे फ्रीडम होनी चाहिए। ह्यूमन एंड सिविल राइट्स पर बात हुई, जिसमें लिबर्टी, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी पर जोर दिया गया इसमें डिक्लेरेशन में। और ये एक देखो, वैसे तो एक है मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा, और यूएसए में एक है यूएस बिल ऑफ राइट्स। इन दोनों के अलावा ये थर्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन। ये थर्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दुनिया भर में सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैग्ना कार्टा और यूएस बिल ऑफ राइट्स के अलावा। इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के कॉन्सेप्ट्स जो है इसमें सम्मिलित किए गए इस डिक्लेरेशन में। और इसमें ये एक बात और इम्पोर्टेंट कही गई कि जो आदमी जन्म लेता है वो हमेशा आज़ाद रहता है और उसका जो अधिकार है वो समान रहता है। ना कोई कदरजी है, ना कोई सामंत है, ना कोई थर्ड स्टेट का लोग है। सभी लोग इंसान हैं, सभी लोगों को जीने का हक है, सभी लोग फ्री हैं, सभी के अधिकार बराबर हैं। इसमें इस डिक्लेरेशन में ऐसा कहा गया, लेकिन इसमें भी एक गलती रह गई। इसमें औरतों और स्लेव्स को कोई राइट नहीं दिया गया एज अ सिटीजन, इनको सिटीजन नहीं माना गया। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। टाइम आ जाता है 1789 का, अक्टूबर का महीना आता है। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिक है इसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है, और जिससे क्या होता है अनाज में कमी पड़ जाती है। और ये कोई अफवाह फैला देता है कि जो वर्साइल में राजा रानी है वो लोग पार्टी कर रहे हैं, जबकि जो पेरिस के लोग हैं, पेरिसियंस हैं, वो लोग रोटी के लिए भी तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ महिलाओं को बुरी लग जाती है। तो 7,000 महिलाएं इकट्ठा होती हैं और पैलेस की तरफ मार्च करना शुरू कर देती हैं, चलने लगती हैं। उनके हाथ में हथियार भी होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। वे लोग पैलेस की तरफ जाती हैं और राजा रानी के पास पहुंचते हैं। लेकिन क्या होता है, ये क्योंकि ये अफवाह फैली थी, वहाँ पर कोई पार्टी नहीं हो रही थी, राजा रानी वहाँ पे केवल थे। लेकिन ये लोग इतना गुस्सा थे, ये लोग राजा रानी से कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, वर्साइल्स में मत रहिए, आप हमारे साथ पेरिस में रहिए, क्योंकि आप लोग हैं ध्यान नहीं दे रहे हैं जनता किस हाल में है। जब जनता को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, इसलिए चलिए पेरिस में रहिए। तो वे लोग रॉयल फैमिली को पेरिस बुला लेते हैं। मैंने शुरू में बताया था लुइस 16 का जब बायो आपको बता रहा था कि वो लोग फोर्सफुली पेरिस ले आते हैं, तो यही कारण था। आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। तो 1789 का टाइम बीतता है, 1790 आ जाता है। इस टाइम पे इतने बवाल होने के बाद में कई सारी पॉलिटिकल ग्रुप्स उभर आई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ उभर आई थी, मतलब इनके अपने ही विचार थे। कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल असेंबली लिख रही थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा है। कई सारे क्लब्स बन गए थे जिनके अपने खुद के विचार थे फ्रांस को लेकर, उनके चेंजेस लाने के उनके अपने खुद के आइडिया थे, और कईयों के तो क्रांतिकारी प्रोसेस था फ्रांस को राजतंत्र हटाने के लिए। उन ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स सबसे मेन फेमस थे, एक था जैकोबिन्स, एक था जिरोंडिन्स। जैकोबिन्स जो था वो रेडिकल रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब वो लोग एक तरीके से भयानक क्रांतिकारी थे, वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते थे।
क्रांति के टाइम पे। और जिरोंडियंस जो थे वो लिबरल थे, मतलब फ्यूचर की सोचने वाले थे, आगे की सोचने वाले थे। और एक सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वोमेन भी बना, मतलब महिलाएं भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर भावना ले रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा इमेज, इसमें दोनों ग्रुप्स को देख सकते हो। ये जिरोंडियंस का है और ये जैकोबियंस का है। जैकोबियंस का मेन था कि वो फुल पैंट पहनते थे और लाल टोपी लगाते थे, इनका यही पहचान था। जैकोबियंस क्लब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये मेनली कहाँ से निकला था, तो ये जो थर्ड स्टेट के सबसे गरीब लोग थे, देखो हर एक स्टेट में ऐसा था। फर्स्ट स्टेट में तो जो थे उसमें भी अपर क्लर्जी थे जो कि मौज उड़ाते थे। लोअर क्लर्जी जो थे वो लोग इतने आराम की ज़िंदगी नहीं जीते थे। सेकेंड स्टेट में जो नोबेल्टी लोग थे उसमें कुछ ऊंचे नोबेल्टी थे जो कि काफ़ी अच्छे से रहते थे, टैक्स खूब ज़्यादा लेते थे। उसमें लोअर नोबेल्टी भी थे जो इतना ज़्यादा नहीं टैक्स वसूल पाते थे, मतलब उन लोगों से नीचे थे। इसी तरीके से थर्ड स्टेट के लोग भी थे, बहुत सारे ऐसे थे जो मध्यम वर्ग में, कुछ अमीर थर्ड स्टेट के लोग थे लेकिन बहुत से गरीब थे। मतलब गरीब तो थर्ड स्टेट के लोग थे ही, लेकिन उनमें से कुछ बहुत नीचे थे। तो जो सबसे ज़्यादा गरीब थे वही लोग जैकोबियंस क्लब बनाए आगे चलकर, मतलब कंपोस्ट किया। जिसमें कौन कौन से लोग आते थे, आर्टिसियंस आते थे मतलब कलाकार, और जो दैनिक दिहाड़ी करने वाले मजदूर थे वो लोग आते थे। वो लोग बिलीव करते थे दैट पावर हैड बीन कंसीडरेटेड बाय अपर प्रोस्पेरियस मिडिल क्लास। उनका मानना था कि जो पावर है थर्ड स्टेट के अपर लोगों के पास चला गया, मतलब जो थर्ड स्टेट में जो ऊंचे लोग हैं उनके पास चला गया, हमारे पास क्या आया, अपर लोगों के पास चला गया, धनी व्यापारियों के पास चला गया है, हम लोग तो वैसे के वैसे ही रह गए। इनका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन डे रोबेस्पियर, यही था। इसी का जब टाइम आता है तो उसी के टाइम को राइन ऑफ टेरर बोलते हैं, आगे आगे पढ़ेंगे अभी। और जैकोबियंस के लोग को सैन क्लियोटोस भी बोला जाता है। ये लोग फुल पैंट पहनते थे, मतलब घुटने से भी जो आगे जाए, क्योंकि जो घुटने तक पैंट होती थी वो केवल अमीर लोग पहनते थे। 1790 भी बीतता, 1791 का टाइम आता है। इसमें क्या होता है, इतने सारे लफड़े हो चुके थे, इतने सारे कला बन चुके थे, इतने सारे विचारक आ चुके थे, तो लुई 16 जो हैं वो लोग इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन भी क्योंकि बन रहा था, पावर उनकी कम हो रही थी, थोड़ा डर गए थे। तो ये लोग फ्रांस छोड़कर भागने वाले थे ऑस्ट्रिया मतलब अपने ससुराल। लेकिन क्या होता है, जब ये बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो इनको आर्मी पहचान लेती है और ये लोग पकड़े जाते हैं, लुईस 16। और ये सब देखती है तो जनता और भड़क जाती है। उनको लगता था कि उनका राजा जो है वो तो खुद चाहता है कि हमारी जनता अच्छी हो, वो चाहता था, वो लोग जानते थे कि राजा हमारी मदद करेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा खुद ही भाग रहा है, वो केवल अपने आप को देख रहा है, इससे लोग जो हैं वो गुस्सा हो गए। यहाँ पे जो जैकोबियंस था, जो रेडिकल रेवोल्यूशनरी था, मतलब जैकोबियंस क्लब के लोग, वे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अब राजा को ख़त्म ही कर दो, क्योंकि नेशनल असेंबली जो थी, यहाँ पे फैक्ट आप समझिए थोड़ा, क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई थी, मतलब राजा को रखेंगे साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी रखेंगे, केवल राजा का पावर कम होगा। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो जैकोबियंस के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि राजा को एकदम से ख़त्म करो, हमें केवल रिपब्लिक चाहिए, देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे फ्रांस चलना चाहिए, ना कि कोई भी राजा भी हो। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में थी। वो चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहे, मतलब राजा भी रहे, बस उसका पावर थोड़ा कम रहे। वो ब्रिटेन की तरीके से चाहती थी, जैसे ब्रिटेन में भी राजा होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। राजा इसलिए होता है ताकि वे लोग अपने कल्चर को बनाए रखें। पीपुल प्रोटेस्टेड, लोगों ने विरोध करना शुरू किया, नेशनल गार्ड्स भेजे गए ताकि प्रोटेस्ट को कम किया जा सके। आगे नेशनल असेंबली ही लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है 1791 में सितंबर के महीने में। यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है और इसमें राजा का पावर केवल कम नहीं किया जाता है, राजा को हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाता है, मतलब राजा नहीं
वो अब उसको हेड ऑफ़ स्टेट बोला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये है कि अब नई सरकार किस तरीके से रहेगी। अगर सरकार में थोड़ा सा भी सरकार का ढांचा चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होता है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है तो उसका नाम भी चेंज होता है। जैसे इसमें है, जब राजा को हेड ऑफ़ स्टेट बनाया गया तो इसका नाम रख दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली का सिस्टम जो है काम नहीं करता, ये एक साल में ही फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि इसमें कई सारे जो पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रुप्स बन गए थे, जैसे जिरोंडिन्स का, जैकोबिन्स का। इनकी सोच अलग थी, इनकी मांगे कुछ अलग थी, इसलिए ये सिस्टम फेल हो जाता है। और एक घटिया बात ये होती है कि जो लुई 16 है वो सीक्रेटली जो दूसरे राजा हैं ऑस्ट्रिया, प्रसिया, ब्रिटेन, इनसे मदद मांगते हैं सीक्रेटली। तो हेड ऑफ़ स्टेट ऐसा कैसे रहेगा कि जो दूसरे राजाओं से मदद मांगे? दूसरे राजाओं से मदद मांगने का ये मतलब हुआ कि अपने राज्य के लोगों पर अटैक करवाना। उसके खिलाफ, लुई 16 के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन प्रोटेस्ट को बंद करवाने के लिए दूसरे राजाओं से वो मदद मांग रहा था। ये तो सरासर समझो लोगों पर हमला ही है, इसलिए ये भंग हो जाती है। यहाँ पे होता क्या, जो पड़ोसी राजतंत्र के लोग थे वो लोग डर जाते। जैसे ऑस्ट्रिया और प्रसिया के लोग फ्रांस से डर जाते हैं, और वे लोग चाहते थे कि फ्रांस की हम मदद करें। और जो फ्रांस, असल में बात क्या होता है, ये डर क्यों जाते हैं? क्योंकि जो फ्रांस में क्रांति फैली थी, वे लोग सोचते थे कहीं हमारे देश के लोग भी क्रांति ना करने लगे, हमें भी ना हटा दें, हमें भी ना मरवा दें। इसलिए वे लोग चाहते थे कि फ्रांस की हम लोग मदद करें और उसकी क्रांति बंद करवाएं। इसलिए ऑस्ट्रिया और प्रसिया ने फ्रांस का सपोर्ट करने का घोषणा किया, और इस घोषणा को डिक्लेरेशन ऑफ प्लेटनिज बोला जाता है। तो कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए डिक्लेरेशन ऑफ प्लेटनिज क्या है, तो ऑस्ट्रिया प्रेसिया का फ्रांस मोनार्की को वापस लाने या फ्रेंच मोनार्की को सपोर्ट करने का जो घोषणा था, वो उसे डिक्लेरेशन ऑफ प्लेटनिज बोला जाता है। लेकिन लोगों को पता चल जाता है कि लुइस ने दूसरे राजाओं से मदद मांगी है, वह लोग अब अटैक करेंगे। जब ये घोषणा होता है तो फ्रांस के लोग भी चौकन्ने हो जाते हैं। वह लोग खुद ऑस्ट्रिया और प्रसिया पर हमला कर देते हैं अप्रैल 1792 में। तो 1792 में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अंत में क्या होता है 1792 के अगस्त में क्या होता है कि जो रेडिकल लोग हैं जैकोबिन्स के, वो पेरिस में क्या करते हैं, किंग और उसकी फैमिली पर अटैक कर देते हैं। इसमें मोनार्की पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाती है। जो रेडिकल लोग हैं ये लोग ख़त्म कर देते हैं राजतंत्र एकदम से ख़त्म। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जो राजा था उसने प्रसिया और ऑस्ट्रिया से मदद मांगी थी। इससे लोग भी गुस्सा थे और रेडिकल लोगों ने उस पर अटैक भी कर दिया था। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली राजा को हेड ऑफ़ स्टेट बनाना चाहती थी, क्योंकि अभी राजा भी इस तरीके से धोखा दे रहा था, तो अब इनका सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था, इसलिए इसने खुद को ही सस्पेंड कर दिया। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी मेड, इलेक्शंस अनाउंस्ड। और मतलब रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, बनाया जाएगा, और इलेक्शन को अनाउंस कर दिया गया कि अब इलेक्शंस होंगे। और लुई 16 को ट्रायल पर रखा जाता है, मतलब उस पर केस चलता है और उसको सजाए मौत हो जाती है, मतलब मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और 23 जनवरी 1793 को उसको फांसी हो जाती है। मैंने आपको टाइमलाइन में बताया भी था लुई 16 के बारे में ये सारी चीज़ें। आई होप कि आपको याद होगा। ये सारी चीज़ें ब्रिटिश और डच और स्पेन, ऑस्ट्रिया और प्रसिया के लोग जब देखते हैं कि फ्रांस के राजा को मौत की सज़ा मिल गई है वहाँ के जनता के द्वारा, वही लोग घबरा जाते हैं। और ये लोग आपस में, अभी तक तो ऑस्ट्रिया प्रसिया ही घबरा रहे थे, अब ये सारे देश के लोग आपस में कोलोनाइजेशन करते हैं, कोलाइसन करते हैं, मतलब गठबंधन बनाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग साथ में मिलके फ्रांस पर अटैक करेंगे। ठीक है। लुइस के मरने के बाद ये कोलाइसन बनता है। इसको दोबारा फर्स्ट कोलाइसन बनता है और इसको
ये चलता रहता है। और इसको जीतता कौन है मैं अभी बता देता हूँ। ये नेपोलियन आगे चलकर जीतता है फ्रांस का, मतलब फ्रांस ही जीत जाता है इस द वॉर ऑफ कोलाइसन को। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो लुइस 16 को सजाए मौत दी गई, वो किससे दी गई। वहाँ पे एक था गिलेटिन एक तरीके से सजाए मौत देने वाला एक औजार होता है, एक तरीके से मशीन आप कह सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डेथ, ये आखिर में बनाया क्यों गया था, तो इसका सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि फांसी या सूली पे लटकाने से लोगों को दर्द होता है। इसमें क्या है, आदमी 1 सेकंड में मर जाता है, दर्द नहीं होता है, इसलिए इस मशीन को बनाया गया था। तो इसको गिलेटिन नाम कहा जाता है। ये बिलेट होता है, यहाँ से आदमी के सिर धड़ को, मतलब सिर इससे बाहर निकाल देता है, धड़ इसके पीछे रहता है, ब्लेड को छोड़ा जाता है और इसका सर कट जाता है, धड़ इसमें इकट्ठा कर लिया जाता है, सर इसका नीचे गिर जाता है। इसमें इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। सिंपल सी बात है। गिलेटिन के बारे में अगर लिखने कहा जाए तो यही इसी तरीके से लिखना, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लुइस 16 को भी सजाए मौत गिलेटिन से दी जा रही है। एक चीज़ और है, ला मार्सले गिलेटिन आप जान के। ला मार्सले क्या है, ला मार्सले नेशनल एंथम है फ्रांस का। जैसे अपने यहाँ का जनगण मन है, वैसे फ्रांस का है ला मार्सले, फ्रेंच का नेशनल एंथम है। इसे क्लाउड डे लिचले ने लिखा था। एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है जिसको ऑस्ट्रिया के खिलाफ में जो लोग उतरे थे रैली में, ऑस्ट्रिया और उसके साथ में जो लोग थे जो कि फ्रांस पर अटैक करना चाहते थे, उनके खिलाफ ये क्रांतिकारी सॉन्ग था। इसे मार्साइल टाउन से गाते हुए सैनिक निकले थे, इसलिए इसका नाम ला मार्सले पड़ा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब पहले तो नेशनल असेंबली ने एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई थी, मतलब राजतंत्र भी रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। लेकिन जैकोबिन्स के लोग जब देखते हैं कि राजा इतना कमीना है कि वो दूसरे लोगों से मदद मांगते हैं अपने ही देश के लोगों को चुप करवाने के लिए, प्रोटेस्ट रुकवाने के लिए, या फिर उनको मरवाने के लिए, तो वो लोग लुइस 16 पर अटैक करते हैं और वे लोग मोनार्की को एकदम से ख़त्म करते हैं, केवल कॉन्स्टिट्यूशन को रखते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन एक देश में रहता है तो उसको रिपब्लिक बोला जाता है, ठीक है। तो अब फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन गया था। अब आता है द नेशनल कन्वेंशन। तो अब नेशनल कन्वेंशन बन जाती है। ये एक तरीके से नई गवर्नमेंट है और ये चलती है 1792 सितंबर के महीने में, 1792 से लेके अक्टूबर 1795 तक, मतलब टोटल 3 साल, जिसमें 93 से 94 तो राइन ऑफ टेरर रहता है। सुनिएगा थोड़ा। इस रेवोल्यूशन की 3rd गवर्नमेंट होती है और ये इलेक्ट होके आती है, मतलब इसको लोग चुनते हैं। इसमें कुल 21 प्लस, मतलब 21 से ज़्यादा लोग रहते हैं इस गवर्नमेंट में। इसमें राजतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और जो देश है मतलब फ्रांस, ये ट्रू रिपब्लिक बन चुका है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार चल रही है। इस गवर्नमेंट में एक स्मॉल ग्रुप होता है, इसमें कमेटी बनाई जाती है, मतलब कमेटी मतलब एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। और यही कमेटी सारे मेजर डिसीजन लेती है और सारे मेजर कंट्रोल अपने पास रखती है। देखने में तो लगता है किसी पब्लिक मतलब लोगों की सेफ्टी के लिए है, बट किसी भी टाइप का डिसीजन, किसको फांसी की सज़ा देनी है कि क्या करना है, मतलब जितने भी मेजर डिसीजन होते थे वो यही लेती थी। और इस कमेटी में ज़्यादातर लोग जैकोबिन्स थे। जैकोबिन्स मतलब वही गरीब लोग, गरीब स्तर के जो 3rd स्टेट के गरीब लोग थे, जो कि रेडिकल थे, भयानक क्रांतिकारी थे। फिर इसी में एक साल 1793 से, मतलब जून 1793 से लेके जुलाई 1794, लगभग 1 साल तक मैक्सिमिलियन डी रोबेस्पियर राज करता है, मतलब गवर्नमेंट बनता है, मतलब इसकी गवर्नमेंट बनती है। इसके काल को द राइन ऑफ टेरर बोला जाता है। इसमें 1 साल में लगभग 16,000 लोगों को
गिलेटिन कर दिया गया। जो मतलब जैसे इसको जब पता चलता था कि ये लोग रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, जिन जिन लोगों का पता लगता था कि ये लोग इस रेवोल्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, उनको ये गिलेटिन करवा देता था। गिलेटिन मतलब वही मशीन से मरवा देता था। तो इसके टाइम पे लगभग 16,000 लोगों को गिलेटिन किया गया था। इसीलिए इसके टाइम को द राइन ऑफ टेरर बोला जाता है। इसी के टाइम में मैरी एंतोनेट यानी कि लुई 16 की जो वाइफ थी, इनको भी एग्जीक्यूट किया गया था, गिलेटिन किया गया था। इसके टाइम में चर्चेज जो थे वो डिस्ट्रॉय किए गए थे और कई सारे को बंद कर दिया गया था। इसके टाइम में लोगों को डर रहता था क्योंकि कोई खुलकर विरोध नहीं कर सकता था उस टाइम पे रेवोल्यूशन का, इतना रेडिकल था। इसने पूरी तरीके से गुलामी ख़त्म करवा दी। आगे चलकर तो नेपोलियन ने फिर से स्टार्ट कर दिया था इसको। इसने एक अनोखा कैलेंडर बनाया जिसमें 10 घंटे होते थे एक दिन में, 1 घंटे में 100 मिनट होते थे, एक वीक में 100 दिन होते थे, एक मतलब हफ्ते में। इसके टाइम पे भी युद्ध हो रहे थे तो फूड शॉर्टेज मतलब अनाज की कमी पड़ी। अनाज को गांवों से शहरों में भेजा जाता था और उसके अनाजों के दाम पे भी रेगुलेशंस लगाए गए थे। पर जो रोबेस्पियर का इस तरीके से गिलेटिन करवाना लोगों को, इससे जैकोबिन्स लोग भी मतलब जो जनता थी वो जैकोबिन्स लोगों से परेशान हो गई। उनको कितना झेलती, इतना मार कत्ल उससे देखा नहीं जा रहा था लोगों से, जैकोबिन्स लोगों का। इसलिए जैकोबिन्स बैन कर दिया गया, जैकोबिन्स लोगों को या फिर जैकोबिन्स क्लब्स को। और रोबेस्पियर ने खुद को भी एग्जीक्यूट करवा लिया, मतलब उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया उसी गिलेटिन में, उसको भी मार दिया गया। इसके बाद में जब द नेशनल कन्वेंशन ख़त्म होता है 1795 में, तो 1795 से 99 तक मतलब द डायरेक्टरी रहती है। इसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। सोचिए कितने कॉन्स्टिट्यूशन बन गए, कितनी तरीके की सरकारें बन गई। असल में ये सारी चीज़ें, नया कॉन्स्टिट्यूशन बार बार क्यों बनता है, क्योंकि जो सरकार बनती है उसका तरीका अलग होता है। इसमें कुछ डायरेक्टर्स होंगे, असल में इसमें 5 डायरेक्टर्स होंगे, इसीलिए इसका नाम द डायरेक्टरी पड़ा है। और इसका टाइम जो है 1795 से 1799 यानी कि 4 साल। इसमें जो थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास लोग थे, वकील या फिर डॉक्टर या फिर व्यापारी लोग, उनका ज़्यादा दबदबा था, उनका ज़्यादा कंट्रोल था। इसमें कहा गया था इस सरकार में या फिर इस गवर्नमेंट में कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास वोट करने का भी अधिकार नहीं है। और इस सरकार में 5 डायरेक्टर्स की बॉडी तैयार की गई। बॉडी मतलब 5 एक इस सरकार की बॉडी में या फिर सरकार के इस तंत्र में 5 डायरेक्टर्स होंगे। 5 डायरेक्टर्स क्यों होंगे, ताकि कोई एक न रहे। एक रहेगा तो अपने मन का करेगा, जैसे रोबेस्पियर ने किया, एकदम डिक्टेटरशिप आ जाएगी। जब 5 लोग रहेंगे तो अगर मतलब उसमें एक दूसरे का दबाव बना रहेगा। और जो नेपोलियन था वो लगातार क्योंकि आर्मी का जनरल था, उसने जो फर्स्ट वॉर ऑफ कोलाइसन बना था, जो देशों ने बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ भी राजतंत्र ना ख़त्म कर दें लोग, इसलिए उन्होंने जो बनाया था फ्रेंच को हराने के लिए। उसमें क्या होता है, नेपोलियन जो फ्रेंच की तरफ से लड़ रहा था वो जीत जाता है, मतलब फ्रेंच जीत जाता है। उसने इटली और ऑस्ट्रिया को हरा दिया था, मतलब उस कोलाइसन में जितने भी थे उन सबको हरा दिया था। लेकिन नेपोलियन जब आता है तो क्योंकि नेपोलियन 30 साल का था, वो मिलिट्री जनरल था और डायरेक्टरी जो गवर्नमेंट थी, डायरेक्टरी रूल इसके खिलाफ होता है, उसका तख्ता पलट कर देता है और वो खुद का सरकार बनाता है जिसका नाम होता है कंसुलेट। इसको बोला जाता था कंसुलेट, जो कि 1799 से 1804 तक चलती है। इसमें 3 कंसोल्स होंगे, ठीक है। कंसल्टेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो, सलाहकार, 3 सलाहकार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लेकिन इसमें नेपोलियन क्या करता है, ये खुद को फर्स्ट काउंसिल बना देता है, कंसोल, ठीक है, कि सबसे पहले मैं रहूँगा, उसके बाद में 2 और लोग रहेंगे।
1804 में, लेकिन मतलब 1799 ये सारी चीज़ें करता है, कंसोल बनाता है 3, मतलब द कंसुलेट स्टार्ट होता है। लेकिन 1804 आते आते क्या होता है, ये कंसुलेट भी ख़त्म कर देता है और ये खुद को फ्रांस का एम्परर यानी कि सम्राट घोषित कर लेता है, यानी कि फिर से वो धीरे धीरे एक तरीके से सम्राट बन गया, राजा बन गया है और तानाशाही स्टार्ट कर देता है। वैसे इसका कंसुलेट वाला देख लो यहाँ पे, पहला ये पहला खुद था, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 कंसुलेट। ठीक है, तो यही था फ्रांस की क्रांति, ख़त्म होता है यहीं पे। 1804 के बाद में जाके 1815 में नेपोलियन क्या होता है, हार जाता है, युद्ध होता है, हार जाता है। तो 1815 में नेपोलियन भी ख़त्म हो गया, तो फिर राज कौन करे, तो जो बर्बन डायनेस्टी थी, जो लुई 16 था, उसके जो बच्चे थे यानी कि लुई 17, वो बनता है राजा 1815 में। और इसके बाद में भी ये लोग बहुत दिन तक राज करते हैं, उसके बाद में ये लोग भी ख़त्म हो जाते हैं और वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जो भी होता है वो वहाँ पे हो जाता है। बस इतना समझिए। तो ये था पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इस रिवॉल्यूशन में क्या चेंज हुए वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो पहले एब्सोल्यूट मोनार्की था, मतलब पूरी तरीके से जन्म से ही राजा बनते थे। अब क्या हुआ, बस इतना ही चेंज हुआ कि अब मिलिट्री का एक डिक्टेटरशिप बना हुआ नेपोलियन। चर्च लुई 16 के टाइम पे भी थे और फिर हटा दिए गए, फिर से नेपोलियन ने उन्हें रिस्टोर कर दिया, फिर से बना दिया, चालू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, वो लोग धर्म को मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं। भले ही शहर के लोग या फिर फिलोसफर विद्वान ना माने, वो बात अलग है, लेकिन गरीब लोग तो मानते हैं, इसलिए उसने चर्च को रिस्टोर करवा दिया। इसलिए नेपोलियन को लोग पसंद भी करते थे। जो नोबेल्टी लोग भाग गए थे किसानों के विरोध के कारण, वो लोग फिर से फ्रांस लौट आए। हालांकि उनको घर वर नहीं दिया गया, मतलब खेत नहीं दिया गया, ज़मीन नहीं दी गई, घर दे दिए गए थे। और मैंने जैसा बताया कि 1804 से लेके 1815 तक नेपोलियन था। 1815 में वो हार गया। तो हारने के बाद कौन राज करा, बर्बन डायनेस्टी ने, मतलब बर्बन मोनार्की फिर से रिस्टोर हो गई 1815 में। लेकिन फिर भी कोई कंडीशन, वोमेंस और स्लेव्स की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आया, और फार्मर्स और वर्कर्स के भी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। लेगेसी क्या थे, इससे लाभ क्या हुए इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, मुद्दा क्या निकल के आया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सबको पता चल गई, तो जिससे राजा का जो पावर है वो लिमिटेड कर दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो 1815 में बर्बन डायनेस्टी फिर से रिस्टोर हुई थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मतलब राजा के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी रखा गया, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं था। ये बात, ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो पावर थी नोबेल्टी की, उनकी ख़त्म कर दी गई थी, उनकी नोबेल्टी या फ्यूडलिज़म हमेशा के लिए चली गई थी। ये इसका फ़ायदा हुआ इस क्रांति का। और जो चर्च की पावर है वो भी बहुत कम कर दी गई, और जो नोबेल्टी की पावर थी वो फिर वो चली गई उन लोगों के हाथ में, बुर्जुआसियों लोगों के हाथ में, जो थर्ड स्टेट की मिडिल क्लास लोग थे, पढ़े लिखे थे, उनके हाथ में चली गई नोबेल्टियों की पावर, सामंतों की पावर। तो ये इसकी लेगेसी थी, ठीक है। और आइडियाज़ ऑफ राइट्स ऑफ मैन बी आर लॉन्ग लास्टिंग, लॉज अप्लाई इक्वली टू एवरीवन, लिबर्टी। हाँ, जो मैन के राइट्स का जो आइडिया था वो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी आगे तक चला, और ये नियम सभी पर अप्लाई किए गए, जिसमें लोगों को लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की विचार पहुँचे, उनको अधिकार दिया गया इन सब चीज़ों का। कई सारे और मूवमेंट्स हुए, आगे चल के कई सारे क्रांति और हुए, और ये पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना फैली फ्रांस को ही देख करके। ये इस फ्रांस की क्रांति से ये सारे लाभ हुए। और इसमें इस क्रांति से महिलाओं को भी कई सारे फ़ायदे हुए, जैसे उनको एजुकेशन और मैरिज और बिजनेस स्टार्ट करने या व्यापार करने में फ्रीडम मिला, आज़ादी मिली। तो ये था फ्रांस की क्रांति। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो चीज़ें हैं नोट डाउन करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट आई होप कि लिया होगा आपने।
कम्युनिटी टैब पर कई सारे अपडेट्स आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम कम्युनिटी टैब पर अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।